munchkins, कैसे है मेरे प्यारे प्यारे जनता। So guys, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. और आज मैं आप सबकी हाई डिमांड पर लेकर आ गई हूँ लिटरेरी और पोएट्री डिवाइसेस पर एक सेशन। अब जितने भी बच्चे 9th और 10th क्लास से हैं उनको पता होगा कि ये पोएटिक डिवाइसेस और लिटरेरी डिवाइसेस जो हैं ये आपके बहुत काम आते हैं जब आप पोएट्री सेक्शन के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, बिकॉज इसमें से आपको कोई भी लिटरेरी डिवाइस छांटने के लिए आ सकता है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, पूछा जा सकता है कि उसका यूजेज वहाँ पर क्या है। तो इसके लिए लिटरेरी डिवाइसेस और पोएटिक डिवाइसेस के बारे में डिटेल में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी वजह से आज हम सारे के सारे लिटरेरी डिवाइसेस और पोएटिक डिवाइसेस पहले डिस्कस करेंगे, ताकि आपके सिलेबस में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएं, जो भी पोम डिस्कस करते जाएं, तो आपको उस लिटरेरी डिवाइसेस का मतलब अच्छे से पता हो। सो गाइस, जल्दी से फिर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम अपना सेशन आज का आगे शुरू करते हैं विद अ क्विक डोज ऑफ मोटिवेशन। तो आज का डोज ऑफ मोटिवेशन कुछ ऐसा है, द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। ठीक है, आपको ड्रीम जो करना है ना उसमें बिलीफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज सपने तो हर कोई देख लेता है, पर फिर हर किसी को लगता है यार मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़े सपने नहीं देख लिए, मतलब कि सपने कभी पूरे भी हो सकते हैं या नहीं। तो आपको अपने सपनों को डाउट नहीं करना है, खुद को कभी डाउट नहीं करना है और उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखना है, ताकि आप उन सपनों की तरफ बढ़ते रहें। ऑलराइट, चलिए फिर हम अपने सेशन की तरफ फिलहाल बढ़ते हैं, ठीक है, और शुरू करते हैं अपने पहले लिटरेरी डिवाइस से, जो कि है राइम स्कीम। राइम स्कीम आई थिंक आप लोगों को 8th 9th या आई थिंक उससे भी पहले समझा दी जाती होगी, दैट इट इज ग्रुपिंग वर्ड्स दैट शेयर द सेम एंडिंग साउंड। ठीक है, आपको राइम स्कीम निकालने के लिए क्या करना होता है? कुछ नहीं करना होता है, हर लाइन के आखिरी वर्ड को देखना है। इस लाइन का ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस, इसका आखिरी वर्ड है हाउसेस। एक सेकेंड, हमने पेन को शायद से ऑन नहीं करा था, ऑन कर देते हैं। ऑलराइट, सो ये रहा। सो स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस में हाउसेस, फिर एट द जंगल्स एज में एज, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज। अब इसके अंदर हम देखें कौन से वर्ड्स आपस में राइम हो रहे हैं। हाउसेस और क्लॉज, ठीक है, राइम हो रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत ही मतलब लाइक हल्का फुल्का, प्रॉपरली नहीं। एज और विलेज आपस में राइम हो रहा है, तो जो भी वर्ड्स राइम होते हैं उनको हम सेम लेटर देते हैं। तो हाउसेस क्लॉज ए ए, एज विलेज बी बी। तो राइम स्कीम इससे आपकी क्या बन गई? ए बी। ठीक है, तो राइम स्कीम निकालना सबसे आसान काम है, आपको कुछ नहीं करना है। जो भी स्टैंजा गिवन है उसके हर लाइन के लास्ट वर्ड को देखिए, जो आपस में राइम कर रहे हैं उनको आप सेम लेटर दे दीजिए, दैट्स इट। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस, दैट इज एलिटरेशन। एलिटरेशन के लिए ना मैं एक चीज हमेशा बोलती हूँ कि जहां पर कुछ नहीं होता ना, कोई लिटरेरी डिवाइस नहीं मिलता है, वहां पे एलिटरेशन तो जरूर मिलता है। सो एलिटरेशन कुछ नहीं होता है, इट इज द रेपिटेशन ऑफ द इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इन वर्ड्स। मतलब अगर सरल भाषा में बोला जाए तो कुछ ऐसा है कि जब नेबरिंग वर्ड्स, अगल बगल के वर्ड्स जो हैं, सेम कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, सेम कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं, तो उसे हम एलिटरेशन बोलते हैं। हैज गिवन माई हार्ट, तो यहाँ पे हैज और हार्ट नेबरिंग वर्ड्स हैं और दोनों ह साउंड से शुरू हो रहे हैं। एंड लेट मी जस्ट टेल यू, सारे एग्जाम्पल्स हमने या तो 9th क्लास के या 10th क्लास के पोम्स में से ही उठाए हैं। तब जब आप ये पोम्स रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग पे एक्चुअली ये बात याद आएगी कि अच्छा हमने ये ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ा हुआ है। तो हैज गिवन माई हार्ट में हैज और हार्ट दोनों ही ह साउंड से शुरू हो रहे हैं। कॉन्सोनेंट साउंड है, एच एस कॉन्सोनेंट, तो एलिटरेशन है। सेव्ड सम पार्ट में यहाँ पे सेव्ड और सम दोनों स साउंड से शुरू हो रहे हैं, ठीक है, तो शुरुआत में सेम कॉन्सोनेंट साउंड आना चाहिए, तो यहाँ पर भी इसी तरीके से एलिटरेशन आ गया है। ऑलराइट, चलिए फिर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, एजोनेंस। अब एजोनेंस क्या होता है? ये एलिटरेशन से थोड़ा सा मिलता जुलता है, बट एजोनेंस में रेपिटेशन ऑफ वोवल साउंड्स होता है, और प्लस इसके अंदर कोई भी ये लिमिटेशन नहीं है कि स्टार्टिंग में ही आना चाहिए, मिडिल में, एंड में, स्टार्टिंग में, कहीं पर भी सेम वावल साउंड रिपीट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल
आई होल्ड दोज हु फेवर फायर। तो ऑ साउंड जो है यहाँ पे रिपीट हो रही है, ठीक है। तो ये सेम लाइन में यानी नेबरिंग वर्ड्स में सेम वोवल वाली साउंड रिपीट हुई है, हेंस यहाँ पे क्या हुआ है, एसोनेंस। एलिट्रेशन में क्या था, कॉन्सोनेंट साउंड्स बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स, एसोनेंस में वावल साउंड्स मिडिल, बिगिनिंग, एंड कहीं पर भी, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स क्या होता है, इसके अंदर भी कॉन्सोनेंट साउंड है। अब इसके अंदर भी कॉन्सोनेंट साउंड है तो आप बोलोगे कि भाई एलिटरेशन और कॉन्सोनेंट्स में फर्क क्या हुआ, फिर मैम फर्क है, बिल्कुल है। अगर एलिटरेशन का आपको याद हो तो मैंने बोला था कि वो साउंड्स कहाँ पर आएंगी, बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स में। ऑन द अदर हैंड जब हम कॉन्सोनेंट्स को देखते हैं तो वहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड्स जो हैं मिडिल में, एंड में, कहीं पर भी हो सकती हैं, बिगिनिंग में नहीं होती है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, हर फिंगर हंगर्ड फॉर द रिंग, एनजी साउंड जो है बिगिनिंग में, एंड में आ रही है। हील ओनली लेप एंड लेप अगेन, यहाँ पर एक अपॉस्ट्रोफी आएगा, ठीक है। तो ल साउंड जो है एंड में, मिडिल में, कहीं पर भी आ रही है, ठीक है। हर जगह सिर्फ स्टार्टिंग में नहीं आएगी। अगर हर जगह सिर्फ स्टार्टिंग में, सिर्फ बिगिनिंग में आ रही है तो वहां पे एलिटरेशन है। अगर बिगिनिंग एंड स्टार्टिंग कहीं पर भी आ रही है तो वहां पे क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। Consonants, assonance, alliteration, these are some very commonly used literary devices. So please make a note of them because इनको छांटना बहुत आसान होता है, rather सबसे ज़्यादा आसान होता है। Alright, चलिए फिर moving on to the next one, enjambment। अब enjambment भी एक ऐसा literary device है जो कि बहुत commonly यूज करा जाता है। 10th में तो स्पेसिफिकली मैंने बहुत ज़्यादा इसका यूसेज देखा है। Enjambment is the continuation of a sentence across a line break, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका, आप सेम सेंटेंस को कंटिन्यू कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सेम सेंटेंस को कंटिन्यू कर रहे हो एक लाइन से दूसरी लाइन में, ठीक है। बट आपने कोई भी लाइन ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करा है। आई रिपीट माई सेल्फ फॉर यू, यू आर कंटिन्यूइंग द सेम सेंटेंस इन अदर लाइन ऑफ द पोम। आपने एक ही सेंटेंस को एक लाइन से दूसरी लाइन में कंटिन्यू करा है विदाउट यूजिंग अ लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक का मतलब कॉमा, कोई भी आपने सेमीकोलन कुछ इस्तेमाल नहीं करा है। जैसे कि इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रीचर देयर। अब यहाँ पे ये सेम ही सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है बट यहाँ से यहाँ जंप करने के लिए हमने कॉमा, सेमीकोलन कुछ भी यूज नहीं करा है। सिमिलरली फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर I hold with those who favor fire। यहाँ पर भी हम एक लाइन से दूसरी लाइन में जंप कर रहे हैं बट अगेन विदाउट यूजिंग एनी कॉमा, सेमीकोलन, एनी लाइन ब्रेक। हेंस यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इंजैम्पमेंट का इस्तेमाल। ऑलराइट, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इमेजरी। सो इमेजरी इज राइटिंग अ स्पीच दैट accesses the senses of the audience. It helps writers and speakers show readers things, ठीक है। तो बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि इमेजरी में ना डिस्क्रिप्शन बड़ा ही विविड, बड़ा ही लाइवली दिया होता है। इतने अच्छी तरीके से, इतनी डिटेल में या ऐसी कुछ चीज़ें मेंशन करी होती हैं पोम में या आपके चैप्टर में जिससे कि आप उन चीज़ों को इमेजिन कर सको, आपके कुछ सेंसेस अवेक हो, ठीक है। अगर कोई साउंड वाली चीज़ है तो रिंगिंग वर्ड्स का ऐसे इस्तेमाल होगा कि आपके हेयरिंग वाली जो सेंस है वो अवेकन हो जाए, ठीक है। आप इमेजिन कर सकते हो, टेस्ट के लिए प्रॉपर स्वीट ऐसे वर्ड्स यूज होंगे तो आपके जहाँ पे सेंसरी ऑर्गन्स एकदम से चालू हो जाए तो वहाँ पे इमेजरी का इस्तेमाल होता है। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage। तो यहाँ पे जो इमेज क्रिएट कर रहा है राइटर, किसकी इमेज कर रहा है, एक टाइगर की जो कि एक केज में बंद है और उसके ऊपर धारियां बनी हुई हैं, काली काली बड़ी ही ऑब्वियस धारियां, और वो इधर से उधर स्टॉक कर रहा है। सो वी कैन इमेजिन अ टाइगर इन आवर हेड कि कैसे एक टाइगर एक केज में बंद है और यहाँ से वहाँ से यहाँ वो बस चलता ही जा रहा हो। तो हेंस यहाँ पे किसका इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर इमेजरी का इस्तेमाल हुआ है। आगे बढ़ते हैं, रेपिटेशन। सो रेपिटेशन इज व्हेन द राइटर और स्पीकर knowingly repeats a word or group of words। रेपिटेशन नेम बड़ा ही सजेस्टिव है यार, नेम में ही मतलब छुपा हुआ है कि जब भी राइटर किसी वर्ड को रिपीट कर रहा हो,
मिडिल में, एंड में, स्टार्टिंग में, कहीं पर भी, बस किसी भी वर्ड को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को रिपीट कर रहा है तो वहां पे रेपिटेशन का इस्तेमाल हुआ है। what is he to do, अब यहाँ पे what वर्ड को 2 बार रिपीट करा गया है, रेपिटेशन। nobody, oh nobody can make it out here alone, so यहाँ पे nobody वर्ड को रिपीट करा गया है, hence again रेपिटेशन का इस्तेमाल करा गया है। तो किसी भी वर्ड को सेम लाइन में आपने 2 बार 3 बार रिपीट करा है तो मतलब क्या हुआ है, रेपिटेशन का आपने वहां पे यूज करा है। आगे बढ़ते हैं, सिमिली। अब सिमिली एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जिसके बारे में आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा, ठीक है, और अभी आपको याद भी आ जाएगा। सिमिली इज द कंपैरिजन ऑफ वन थिंग विद अनदर थिंग ऑफ अ डिफरेंट काइंड। बेसिकली आप 2 चीजों का कंपैरिजन कर रहे हो और वो कंपैरिजन आप करोगे एज या लाइक की मदद से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एज ब्रेव एज अ लायन, क्रेजी लाइक अ फॉक्स। तो इस तरह के वर्ड्स आपने, फ्रेजेस आपने बचपन में पक्का पढ़े होंगे। तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल हुआ है, सिमिली का। ऑन द अदर हैंड, लॉन्ग क्रैम्ड बोस शफलिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स। तो बोस का मतलब होता है ब्रांचेस, ठीक है, ये क्लास 10th की ट्रीज पोम में से लिया गया है। सो ब्रांचेस को कंपेयर करा गया है न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से यूजिंग द वर्ड लाइक। तो यहाँ पर भी सिमिली का इस्तेमाल हुआ है। तो सिमिली को स्पॉट करना भी बड़ा आसान है। आपको देखना है 2 चीजों का कंपैरिजन, अगर लाइक या एज वर्ड के इस्तेमाल से हो रहा है तो वहां पे पक्का सिमिली यूज हुई है। चलिए फिर गोइंग अहेड, मेटाफर। अब मेटाफर भी ना सिमिली का जरा दूर का भाई है, ठीक है, दूर का कजन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी कंपैरिजन होता है। सो इट इज ऑल्सो कंपेयरिंग 2 डिफरेंट थिंग्स बाय सेइंग दैट वन थिंग इज द अदर। वहां पे एक चीज को दूसरी चीज के इक्विवेलेंट रख देते हैं, बराबर रख देते हैं। वहां पे लाइक और एज की मदद से हम कंपैरिजन कर ही नहीं रहे हैं। हम यहाँ पे देखिए डायरेक्टली बोल रहे हैं फ्रीडम इज स्वीट, तो यहाँ पे हम फ्रीडम को किसी स्वीट टेस्टिंग थिंग से कंपेयर कर रहे हैं, बट डायरेक्टली बोल रहे हैं कि वो स्वीट है। साइलेंस इज गोल्डन, हम बोल रहे हैं कि साइलेंस भी उतना ही प्रेशियस है जितना कि गोल्ड प्रेशियस है, पर हमने डायरेक्टली लिख दिया साइलेंस इज गोल्डन। तो जहां पे कंपैरिजन बिना लाइक बिना एज के हो रहा है, डायरेक्टली वर्ड को उसके इक्विवेलेंट रख के हो रहा है, वहां पर क्या यूज हो रहा है, मेटाफर, ठीक है। चलिए फिर मूविंग अहेड, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में ना एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो मुझे बच्चों में दिखता है कि पर्सोनिफिकेशन लोग सोचते हैं कि तभी होता है जब हम एनिमल को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं, बट मैं आज आपका वो कंफ्यूजन दूर करना चाहती हूँ, बिकॉज in personification non-human things are described as having human attributes or qualities। कोई भी non-human चीज, वो चीज जो human नहीं है, उसको हम human characteristics दे रहे हो, उसको हम human qualities दे रहे हो, तो वो personification है। हम emotions की बात कर सकते हैं, हम animals की बात कर सकते हैं, हम यहाँ तक के non-living things की भी बात कर सकते हैं। अगर I'm sorry, आपने किसी को भी ह्यूमन क्वालिटी दी है तो वो पर्सोनिफिकेशन है। जैसे कि बॉल मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, ठीक है। अब बॉल मतलब बाउंस खुशी खुशी जा रही है, ठीक है, मेरिली मतलब बॉल कैसे खुश हो सकती है भाई, नो, खुश तो इंसान होते हैं, ह्यूमंस फील करते हैं। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन हुआ है। फॉग कम्स इट सिंग्स, ठीक है, फॉग आया वो बैठा। अगेन यार मतलब ऐसे कैसे, फॉग थोड़ी बैठता है, फॉग थोड़ी चलता है, फॉग थोड़ी इंसान है। अगेन यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन है। और इन दोनों जगह पे हमने नॉन ह्यूमन थिंग्स लिए हैं, एनिमल्स नहीं लिए हैं, हमने बॉल, फॉग, इन सब चीजों का यूज करा है। सो पर्सोनिफिकेशन क्या है, जो आप किसी भी नॉन ह्यूमन थिंग को आप ह्यूमन क्वालिटीज दे रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, एल्यूजन, ठीक है। एल्यूजन भी एक बड़ी कमाल की आपका वो लिटरेरी डिवाइस है, इसको स्पॉट करना बड़ा आसान है। सो एल्यूजन इज अ रेफरेंस टू अ वेल नोन पर्सन, कैरेक्टर, प्लेस और इवेंट दैट अ राइटर मेक्स टू डीपन द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर वर्क। जब भी आप किसी भी मशहूर कैरेक्टर, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर, एनिमल, इवेंट, इस चीज का रेफरेंस देते हो, ठीक है, अपनी पोम में, तो वहां पे आपने एल्यूजन का इस्तेमाल करा है।
जैसे कि अगर हम ये स्टैंजा पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है आई एम रपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। तो अमांडा पोम से लिखा गया, यहाँ पे अमांडा खुद को रपुंजल बता रही है। रपुंजल एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने उस फेमस कैरेक्टर का रेफरेंस दिया है, उसका यूज करा है लोगों को समझाने के लिए कि कैसे रपुंजल की तरह वो चाहती है कि वो भी एक टावर में रहे, अकेले रहे, खुश रहे। तो यहाँ पर हमने किसका इस्तेमाल करा है, एल्यूजन का इस्तेमाल करा है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एनाफोरा, ठीक है। अब एनाफोरा और रेपिटेशन थोड़ा ध्यान से समझना, इसके अलावा एक और आएगा एपीफोरा। तो एनाफोरा इज द रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड और एक्सप्रेशन एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस और वर्सेस, ठीक है। जब भी आप, ठीक है, ध्यान से सुनना, दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस, जब भी आप दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस नहीं, सॉरी, लाइंस, जब भी आप दो या दो से ज्यादा लाइंस जो हैं सेम वर्ड से स्टार्ट कर रहे हो, सेम फ्रेज से स्टार्ट कर रहे हो, वहां पर आप एनाफोरा यूज कर रहे हो। रेपिटेशन में क्या हो रहा था, सेम वर्ड जो है मिडिल एंड बिगनिंग में कहीं पर भी सेम लाइन में रिपीट हो रहा था। एनाफोरा में क्या हो रहा है कि दो या दो से ज्यादा लाइंस जो हैं सेम वर्ड या सेम फ्रेज से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे कि द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग इनटू द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज। तो दोनों लाइंस द से स्टार्ट हो रही हैं, हेंस एनाफोरा, यहाँ पे रेपिटेशन नहीं है। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। अब यहाँ पर अगेन डोंट से दो लाइंस एक के बाद एक स्टार्ट हुई हैं। अगेन यहाँ पे क्या है, एनाफोरा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एपीफोरा, एपीफोरा एनाफोरा का भाई है। तो एपीफोरा इज अ वर्ड और फ्रेज इज रिपीटेड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस और क्लॉज। वहां पे क्या हो रहा था, एनाफोरा में सेंटेंस की बिगिनिंग सेम वर्ड से हो रही थी, सॉरी, लाइन की बिगिनिंग सेम वर्ड से हो रही थी। एपीफोरा में इसका उल्टा है, उनकी एंडिंग सेम वर्ड्स या सेम फ्रेजेस से होगी। फॉर एग्जाम्पल, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। ये दोनों लाइंस जो हैं अमांडा से एंड हो रही हैं, ठीक है। हेंस यहाँ पर क्या यूज हुआ है, एपीफोरा। रेपिटेशन में क्या था, सेम वर्ड जो है बिगिनिंग मिडिल एंड कहीं पर भी आ रहा है, ठीक है। एनाफोरा में क्या था, सेम वर्ड सेम फ्रेज सेम क्लॉज से आपकी दो या दो से ज्यादा लाइनें एक के बाद एक स्टार्ट हो रही थी। एपीफोरा में क्या है, दो या दो से ज्यादा लाइनें एक के बाद एक सेम वर्ड या सेम फ्रेज से एंड हो रही हैं, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर दीज थ्री एज वेल। मूविंग अहेड, सिंबॉलिज्म। सिंबॉलिज्म क्या होता है, इट इज यूज ऑफ सिंबल्स टू कन्वे अ डीपर मीनिंग। जब कोई वर्ड, जब कोई फ्रेज, जब कोई चीज अपने डिक्शनरी वाले मीनिंग से हटकर कोई गहरा मीनिंग, ठीक है, सजेस्ट कर रहा हो, वहां पर सिंबॉलिज्म का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं, समझेंगे, कोई बात नहीं अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस पीपल विल टेक बॉल्स विल ऑलवेज बी लॉस्ट लिटिल बॉय, ठीक है। सो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बार बार यूज हुआ है बॉल्स का, बट यहाँ पर पोर्ट खेलने वाली बॉल का नहीं बात कर रहा है। इन बॉल्स वर्ड से वो रेफर कर रहा है उन चीज़ों को जो कि आपको प्यारी हैं, कि दुनिया में हर बार आपको जो चीज़ें प्यारी हैं वो खो जाएंगी, वो आपसे छिन जाएंगी, आपसे दूर हो जाएंगी। सो इट इज टॉकिंग अबाउट थिंग्स, इट इज टॉकिंग अबाउट पोजेशंस, ठीक है, दैट आर क्लोज टू योर हार्ट, ठीक है। दे डू नॉट मीन देयर डिक्शनरी वाला मीनिंग जो कि होती है खेलने वाली गेंद। हेंस यहाँ पे क्या यूज हुआ है, सिंबॉलिज्म। अपने डिक्शनरी वाले मीनिंग से हटकर वो कोई डीपर मीनिंग यहाँ पर सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। मूविंग अहेड, अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी इज ए in which a speaker directly addresses someone or something that is not present or cannot respond in reality। इसमें भाई बड़ी कंफ्यूजन हुई है, पिछली वाले जो 10th क्लास के बच्चे थे तो उनको मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ, ठीक है। अब ध्यान से समझ लो, ठीक है, अगर वो भी देख रहे हैं। अपॉस्ट्रोफी क्या होता है, जब आप किसी ऐसे पर्सन को एड्रेस कर रहे हो, ठीक है, या किसी ऐसी चीज को एड्रेस कर रहे हो जो कि उस सिनारियो में प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, या जो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता रियलिटी में, वहां पर अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपकी एक पोम आएगी, द बॉल पोम, ठीक है, 10th क्लास में आएगी, वहां पे पोएट ने वो पूरी की पूरी पोएम एक लड़के के लिए लिखी है,
ठीक है, बट वो लड़का कौन है, वो वहाँ प्रेजेंट है भी या नहीं हमें नहीं पता, ना वो वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर रहा है कुछ भी, तो वहाँ पर क्या हुआ है, अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल, ऐसे बंदे को एड्रेस करा गया है जो कि वहाँ है ही नहीं, ठीक है, और जो कि उसे रिस्पॉन्ड भी नहीं कर सकता रियलिटी में, तो इसलिए वहाँ अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ओनोमैटोपिया। ठीक है, सो ओनोमैटोपिया ना बड़ी मजेदार चीज है, इसको भी स्पॉट करना बड़ा मजेदार है, बड़ा आसान है। ठीक है, आई थिंक ये रेन ऑन द रूफ में आएगा आप लोगों का बड़ा अच्छे से, और जो 10th वाले हैं उनके लिए ये बहुत विविडली यूज हुआ है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन में। Onomatopoeia is the naming of a thing or action by a vocal imitation of the sound associated with it. ठीक है, जब आप किसी चीज किसी एक्शन को बता रहे हो उसकी वोकल साउंड से, जो भी साउंड वाले वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, क्लिंक, क्लैंक, क्लैटर, ठीक है, ऐसे वाले शब्द, मियाऊ, गिगलिंग, बजिंग, हिसिंग, ठीक है, ये इमिटेशन है उन साउंड्स की, उन एक्शंस की। ठीक है, तो जब आप किसी साउंड या किसी भी एक्शन या थिंग को इमिटेट कर रहे हो उसके साउंड वाले पार्ट से, सो दैट इज ओनोमैटोपिया। साफ भाषा में कोई भी साउंड वाले वर्ड्स जो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, दैट इज ओनोमैटोपिया। ऑलराइट, मूविंग अहेड, पोएटिक लाइसेंस। Poetic license क्या है? It is basically the poet's freedom to make intentional violations of or deviations from traditional forms. ठीक है, भारी भारी शब्दों को हटाते हैं। जब पोएट्स जो होते हैं एक फ्रीडम लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो पोएट है, वो खुद की पोएम क्रिएट कर रहे हैं, वो बोलते हैं हम ग्रामर के रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, जैसा लिखा गया हम वैसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम पोएट हैं, हमको हमारी राइम स्कीम को मेंटेन करके रखना है। तो पोएट्स जब कोई भी ग्रामर का रूल, स्पेलिंग, ठीक है, किसी भी चीज़ के साथ ऐसे हेर फेर करें ताकि उनकी जो पूरी की पूरी राइम स्कीम है, पोम है, वो बिगड़े ना, तो वहाँ पर पोएटिक लाइसेंस होता है। जैसे कि एक आपकी पोम आएगी क्लास 10th में, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, वहाँ पे रियली ट्रूली की स्पेलिंग लिखी है रियलियो ट्रूलियो, ठीक है, थोड़ा सा फनी बनाने के लिए, थोड़ा सा राइम स्कीम को मेंटेन करने के लिए। इसी का एक फॉर्मेट होता है इन्वर्जन, सब पार्ट बोल सकते हो, या इसी का एक टाइप। इन्वर्जन में क्या होता है, पोएट ना वर्ड्स का हेरफेर कर देता है, ठीक है, सेंटेंस जैसे नॉर्मली लिखा जाना चाहिए वैसे ना लिखकर वर्ड्स को आगे पीछे लिख देता है ताकि अगेन उसकी राइम स्कीम मेंटेन रहे। बहुत विविडली इसे आप आराम से डस्ट ऑफ स्नो में देख सकते हैं, ठीक है, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। यहाँ पे ये सेंटेंस का करेक्ट फॉर्मेट नहीं है, लिखा कुछ ऐसे जाना चाहिए था, द वे अ क्रो शुक डाउन डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री ऑन मी, तो ऑन मी एंड में आना चाहिए था, बट ऑन मी उसने पहले लिख दिया ताकि उसकी राइम स्कीम ना बिगड़े, तो उसे हम बोलते हैं इनवर्जन। ठीक है, यहाँ पर भी वो एक तरह की पोएटिक लाइसेंस है, बिकॉज वो ट्रेडिशनल फॉर्म से नॉर्मली जैसे ग्रामर के रूल्स हैं उनसे वो हट रहा है, और उनको अलाउड भी है, आपको अलाउड नहीं है। आप मत करिएगा, टीचर आपके नंबर काट देंगे, ठीक है, बिकॉज आप नहीं लिख रहे हैं ना वो पोएम। ऑलराइट, चलिए फिर मूविंग अहेड, आयरनी। ठीक है, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं क्यों, पर होते हैं, तो आज मैं आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करती हूँ। सो आयरनी होता क्या है, इन विच हाउ थिंग्स सीम टू बी इज इन फैक्ट वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ एक्चुअली दे आर। ठीक है, जैसे दिख रहे हैं वैसे है नहीं, जैसा होना चाहिए वैसा हो नहीं रहा, जिस तरीके से आइडियली होना चाहिए, ठीक है, जिस तरीके से दिख रहा है वैसे एक्चुअली चीज़ें हैं नहीं, उसे हम बोलते हैं आयरनी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आयरनी का आपके चैप्टर्स में भी एग्जाम्पल है। अगेन द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन में बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आयरनिकल क्या है, एक ड्रैगन है। अब ड्रैगन्स यूजुअली बड़े स्ट्रॉन्ग, बड़े बहादुर होते हैं, बड़े खतरनाक भी दिखते हैं, तो वही बड़ा खतरनाक सा दिखता है, बट वो बड़ा डरपोक है, उसको केज चाहिए। ठीक है, तो वो एक आयरॉनिकल सिचुएशन है कि मतलब ये तो दिख रहा है ना कि बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग है क्यों नहीं, तो दैट इज आयरनी ओवर हियर। जैसी चीजें दिखे, जैसी चीजें आइडियली होनी चाहिए वैसी वो है ही नहीं। ठीक है, ओके, सो गाइज दैट्स इट। आई थिंक हमने ऑलमोस्ट 99% सारे के सारे पोएटिक डिवाइसेस हमने डिस्कस कर दिए हैं।
कोई एक आधा अगर बच गया होगा तो होगा, बट डोंट वरी, सब कुछ और डिटेल में कवर होगा। सो आई होप इससे आपको एक ना बेसिस पता चला होगा, आपको एक इंट्रोडक्शन अच्छे से पता चल गया होगा कि कैसे लिटरेरी डिवाइसेस आपके आने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना भाई, तो मेक श्योर करिएगा वीडियो को लाइक जरूर करके जाए, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कौन सा लिटरेरी डिवाइस जो है वो समझ नहीं आया, या फिर ऐसा कोई लिटरेरी डिवाइस है जो हमसे यहाँ पे छूट गया हो, सो दैट वी कैन कैच अप ऑन इट एज वेल। एंड अगर आपको कुछ और बेटर एग्जाम्पल्स पता है तो अगेन मोस्ट वेलकम, कोई और सजेशंस है, कोई और टाइप की आपको वीडियोस देखनी है, तो ये सारे सजेशंस आप कमेंट सेक्शन में अगेन दे सकते हैं। सो टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।